हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है तो उसकी एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू आएगी, उसके फार्मूला को हम लोगों ने डिराइव किया था। आज हम लोग जानेंगे कि अगर कोई पॉइंट उसकी एक्सिस में ना होकर नॉन एक्सिस में कहीं भी रखा हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। लास्ट वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने बोला कि इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब सीधा सा हो गया कि इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक पेयर, तो ये माइनस क्यू है तो दूसरा क्या हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक, अब इलेक्ट्रिक डायपोल में जो दो चार्ज होते हैं वो कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं, तो हमने ये ले लिया कि इसका एक सेंटर है O, उस सेंटर से दोनों आपस में L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। टोटल डिस्टेंस हो गई 2L। अब इस पॉइंट O से, इस सेंटर O से एक पॉइंट P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर R डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है, जो कि इन माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज की वजह से लग रही होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट P को पॉइंट A से मीट कर देंगे और पॉइंट P को B से मीट करेंगे। अब यहाँ पे ज्योमेट्री से देखेंगे कि अगर क्या हुआ, हमने पहले आपको बताया कि ये है सेंटर O, सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। अगर ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है तो ये दोनों लाइन आपस में बराबर होंगी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये आपकी AP और BP दोनों लाइनें आपस में बराबर होंगी। जब ये बराबर होंगी तो इनके बीच के जो एंगल होंगे तो ये आपस में बराबर होंगे, इसलिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं कि ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है तो ये बन गया परपेंडिकुलर है, ये बन गया बेस, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो हमें यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, और ये भी एंगल क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल आपका क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी PB तक की। तो ये R है, ये L है, तो पाइथागोरस से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ये डिस्टेंस R² प्लस L²। ठीक, हमने पहले बोला कि PB इज इक्वल टू PA, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये भी L है, ये भी R है, और यहाँ से पाइथागोरस लगा के वैल्यू आ जाएगी सेम, R² प्लस L²। ये आपकी वैल्यू आ गई P से लेके A तक की। ठीक, स्टेप वाइज देखते जाइए, नोट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने आपको बताया था कि अगर प्लस Q चार्ज है तो प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम चार्ज। तो चार्ज यहाँ पर रखा है, इस डायरेक्शन पर ऐसे दूर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से, तो हमें E1 की जो डायरेक्शन मिलेगी वो ये मिलेगी। और माइनस चार्ज के साथ क्या कंडीशन होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टुवार्ड चार्ज होती है, मतलब चार्ज की तरफ, तो ये हो गई हमारी E2। ठीक, अब चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ डायरेक्शन है, एक इस तरफ है डायरेक्शन, तो हमें चाहिए इसका रिजल्टेंट। उस रिजल्टेंट के लिए हमें इसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों ने ड्रा कर लिया E। ठीक है, अगर हम इस E की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो यही हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। इस फार्मूले को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी ज्योमेट्री और देखते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट P पर प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q, तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान डिस्टेंस इसकी क्या है R² प्लस L², रूट के अंदर, तो रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट का साइन हट जाएगा, तो R² प्लस L²। ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, पॉइंट
बी की वजह से। ठीक, अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज है Q, डिस्टेंस सेम है, तो R² प्लस L², रूट है, स्क्वायर की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने ये देखा कि इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या देख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2, वैल्यू दोनों सेम है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P का पर्टिकुलर डायग्राम हम लोग यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। ये हमारा पॉइंट P है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करनी है E। ठीक, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है कि अगर हमें ये वैल्यू चाहिए, इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम इसके क्या करें, E1 और E2 के कंपोनेंट फाइंड आउट करें। अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं, फाइंड आउट कैसे करेंगे। कंपोनेंट इसके दो होंगे, एक होगा हॉरिजेंटल, एक होगा वर्टिकल। हॉरिजेंटल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जिसके साथ हमारा वेक्टर क्या बनाता है, एंगल बनाता है। तो ये हमारा E1 वेक्टर क्या कर रहा है, इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये लाइन इसके लिए क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो E1 इसके लिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट मतलब ये, तो हो जाएगा E1 cos थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, cos थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं। इस E2 के लिए क्या होगा, एंगल कहाँ से बना रही है, इस लाइन के साथ बना रही है, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, सेम यही हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। जिसके साथ एंगल थीटा नहीं बन रहा है वो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट, वो जो कंपोनेंट होगा उसको क्या कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि क्या हो जाएगा, E1 के लिए ये हो जाएगा, तो हो जाएगा E1 sin थीटा। E2 के लिए इस तरफ होगा, तो ये हो जाएगा हमारा E2 sin थीटा। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने जाना कि E1 इज इक्वल टू E2 है। अगर E1 की जगह E2 रख देंगे तो ये भी E2 sin थीटा, ये भी E2 sin थीटा, वैल्यू सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। भाई एक रस्सी को 5 लोग 50 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहे हैं, दूसरा भी 50 न्यूटन के फोर्स से पुल करेगा, तो क्या होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, उसमें से कैंसिल कर देंगे फोर्स एक दूसरे को। यहाँ भी वही होगा कि ये मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये आपस में जीरो हो जाएंगे। ठीक, अब अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए तो हमें केवल क्या करना पड़ेगा कि E1 किसके बराबर हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन पे हैं। तो हमें जो रिजल्टेंट होगा बहुत ही आसानी से आ गया, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनको जोड़ेंगे। हमने जाना E1 इज इक्वल टू E2 है, तो E1 को हम E2 से रिप्लेस कर देंगे, तो E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा मिला के क्या बना देगा, 2E2 cos थीटा। ठीक, ये हमारा लगभग आ चुका है, लेकिन हमें बस क्या करना है, E2 की वैल्यू रखनी है और cos थीटा की वैल्यू रखनी है, सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर आ जाना है। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, E2 की वैल्यू रखेंगे, तो E इज इक्वल टू 2/4πε0। ठीक, E2 की वैल्यू रख रहे हैं 4πε0, 2 ये रखा है हमारा। ठीक, उसके बाद Q/r² प्लस L²। अब हमारी वैल्यू किसकी रखनी है, cos थीटा की, तो cos थीटा की वैल्यू तो हमें दी नहीं गई, तो हम उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये चाहे इस ट्राइंगल से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लें, चाहे इस ट्राइंगल से कर लें। हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल से देखते हैं, तो ये है थीटा। ठीक, अगर हम cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल के लिए बेस कितना है, L, और हाइपोटेनियस कितना है, ये हमारा √r² प्लस L²। तो हम यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हैं, इधर राइट डाउन कर दे रहे हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/√r² प्लस L²। ठीक, यही cos थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, क्या आ जाएगी, L/√r² प्लस L²। ठीक है,
2QL, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला। P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L इसको हम एक साथ लिख देंगे P, ठीक, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L क्या बना दिया P, ठीक। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर यहाँ पे कितनी थी 1, इसकी वजह से क्या हो गई 1/2, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक। तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। अब हम जैसे कल के डेरिवेशन में हम लोगों ने किया था, क्या किया था कि जो आर डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिसाइड नहीं है कि ये पी पॉइंट कहाँ पे है, आर डिस्टेंस है वो पी पॉइंट कहाँ, पास भी हो सकता है दूर हो सकता है, ठीक, लेकिन चार्ज की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इससे हम लोग ये मान सकते हैं कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एल, ठीक। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इससे रिजल्ट हमारा आ जाएगा कि एल कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, एल को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग एल को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। पावर की पावर मल्टीप्लिकेशन, आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यू। यही हमें फाइंड आउट करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड था नॉन एक्सियल पॉइंट P पर, उसका हमें फार्मूला फाइंड आउट करना था जो कि ये है, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने फार्मूले को ड्राइव किया। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन हमने दिया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो हम लोग इस फार्मूले से देख सकते हैं। लास्ट हम लोगों ने 2 डेरिवेशन किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसमें हमने देखा कि फार्मूले में आर जरूर आता है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो फार्मूले में आ रही होती है उसका मतलब यही होता है कि वो क्वांटिटी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो आपका आंसर था यस, ठीक। इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।